हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अगेन अबाउट प्रीवियस ईयर एसएससी जेईई में पूछे गए क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक ऑफ सॉइल प्रॉपर्टीज। इस सेशन के पहले ही ऑलरेडी मैंने आपको दो सेशंस में इस टॉपिक के क्वेश्चंस करवाए हैं। उन पर्टिकुलर सेशंस को आप पहले देख लीजिएगा अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही चेक कर रहे हो तो। बाकी ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो काफी हद तक ये क्वेश्चंस आपसे खुद ही बन जाने चाहिए। चलिए देखते हैं हमारी एग्जाम में किस तरह क्वेश्चंस आए हैं। सेशन को मैं शुरू करता हूं और सेशन का जो पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें बोलता है कि 2018 में दैट व्हाट वुड बी द वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल मास। पूछ रहा है वॉइड रेशियो का फॉर्मूला हम लोग सभी जानते हैं, दैट इज नथिंग बट दैट इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। अगर पोरोसिटी की वैल्यू दे दी गई है क्वेश्चन में एज 0.35। अब देखिए इन दोनों में ही रिलेशन आप लोगों को पता है दैट ई इज इक्वल टू बी होता है ईटा अपॉन 1 माइनस ईटा। वैल्यू पुट करता हूं तो 0.35 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.35 करने पर वैल्यू आ जाएगी 0.35 डिवाइडेड बाय 0.65। 5 से अगर मैं कैंसिल करता हूँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को तो ये हो जाएगा 7/13। अब देखिए 7/13 अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूं तो 13 इंटू 5 होता है 65, है ना। तो 5 से तो ज्यादा ही वैल्यू आएगी, मतलब 0.5 से तो ज्यादा ही वैल्यू आएगी। बचेगा 5। अगेन यहाँ पर अगर आप 13 इंटू 4 करते हैं वैल्यू आएगी आपकी 13 इंटू 4 विल बी और 52। सो ऑब्वियस सी बात है 0.54 यहाँ पर ऑप्शन भी मैच कर रहा है, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेते थे। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ मैं मूव कर चुका हूँ। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर 2018 का ही है, लेकिन बोलता है एक ग्रेडिंग कर्व के बारे में। अब देखिए अगर मैं ग्रेडिंग कर्व की बात करूं तो ग्रेडिंग कर्व कुछ और नहीं बल्कि ये होता है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है बहुत सारे लोग इस नाम से कर्व को जानते हैं। हमें यहाँ पर ग्रेडिंग कर्व के बारे में पूछा जा रहा है, खास करके फॉर द गैप ग्रेडिंग सॉइल। अब गैप ग्रेडिंग सॉइल के बारे में हम समझते हैं, बट उसके पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि भैया ये जो ग्राफ होता था, इस ग्राफ में दो एक्सिस में वाई एक्सिस पे आप प्लॉट करते थे परसेंटेज फाइनर्स को, और एक्स एक्सिस पे आप लोग प्लॉट करते थे यहाँ पर पार्टिकल साइज को। किसको प्लॉट करते थे? पार्टिकल साइज को। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर पार्टिकल साइज इधर है आपकी, लेट अस सपोज 0.01 mm है, तो अगले वाले में 0.1 mm हो जाएगी, अगले वाले में 1 mm हो जाएगी, और आगे 10 mm की पार्टिकल साइज हो जाएगी। अब ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो पार्टिकल साइज का ग्राफ है इसको आप प्लॉट करते हो ऑन द लॉग स्केल, जबकि जो परसेंटेज फाइनर है वो 0 से 100 तक मैक्सिमम लाई कर सकता है विद द इक्वल डिस्टेंट स्पेसिंग वाले इंटरवल्स के साथ, है ना। तो क्योंकि ये अरिथमेटिकल स्केल पर ही प्लॉट किया जाता है। अगर मैं ग्राफ की बात करूं, जैसे जैसे पार्टिकल साइज बढ़ेगा वैसे वैसे परसेंटेज फाइनर भी बढ़ता है, तो जो ग्राफ बनता है कुछ इस तरह का बनता है। अगर छोटे से छोटी साइज से बड़ी साइज के भी सॉलिड्स प्रेजेंट है और जो स्लोप है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, तो क्योंकि ऐसी सॉइल के अंदर सभी साइज के सॉलिड्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग साइज में, तो ऐसी सॉइल को बुला लिया जाता है एज वेल ग्रेडेड सॉइल। क्या बुलाया जाता है ऐसी सॉइल को? एज द वेल ग्रेडेड सॉइल। लेकिन अगर किसी सॉइल में मान लीजिए बहुत छोटी सी रेंज में ही सॉलिड्स प्रेजेंट है, मतलब ये है सबसे छोटी साइज और ये है सबसे बड़ी साइज, तो ऐसे पर्टिकुलर ग्राफ को हम लोग बोलते हैं फॉर द पुअरली ग्रेडेड सॉइल। तो पुअरली ग्रेडेड सॉइल का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? विद अ हाइयर और स्टीपर स्लोप। लेकिन अगर मान लीजिए ये जो पर्टिकुलर स्लोप है ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री आसपास हो रहा है, मतलब कुछ इस तरह का बहुत छोटी सी रेंज बन रही है, तो ऐसी पर्टिकुलर ग्राफ होते हैं फॉर द यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। ठीक है सर। अभी फिलहाल पूछा गया है गैप ग्रेडेड के बारे में, तो भैया बात को यहाँ पर समझिए, गैप ग्रेडेड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है दैट सॉलिड्स ऑफ एन इंटरमीडिएट रेंज आर मिसिंग, ऑफ एन इंटरमीडिएट
ऑफ एन इंटरमीडिएट रेंज आर मिसिंग। ठीक है, अच्छा यहाँ पर लिखकर इसलिए दे रहा हूं बिकॉज जो भी लिख रहा हूं इस सभी का पीडीएफ मैं आप लोगों को एक्चुअली प्रोवाइड करता हूं। इसके पहले ऑलरेडी एक सब्जेक्ट हो चुका है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, उसका पीडीएफ पूरा का पूरा आप लोगों को मिल गया होगा टेलीग्राम ग्रुप पर। चलिए अभी फिलहाल यहाँ पर देखते हैं क्या बोल रहा है। गैप ग्रेडेड का मतलब कि एक बीच में एक ऐसी रेंज होगी जिसमें सॉलिड्स नहीं होंगे, है ना। तो अगर मान लीजिए इस ग्राफ की मैं बात करता हूं तो इस ग्राफ में ऑब्वियस सी बात है सर, जो यहाँ पर लाइन बन सकती है वो हो सकता है हॉरिजॉन्टल हो या हो सकता है वर्टिकल हो। अब हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या मतलब है? हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब ये है कि इस सॉलिड की पार्टिकल से इस पार्टिकल तक यहाँ परसेंटेज फाइनर कांस्टेंट है ना। इसमें क्या दिख रहा है? परसेंटेज फाइनर इज कांस्टेंट। और सर अगर हॉरिजॉन्टल में परसेंटेज फाइनर एक पर्टिकुलर रेंज में कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है कि उस रेंज में कोई परसेंटेज फाइनर बढ़ नहीं रहा, दैट मीन्स वहां कोई सॉलिड्स नहीं है। वहीं इसी के अलावा अगर आप ये सोच ले कि नहीं यार वर्टिकल वाला बताएगा गैप, तो नहीं, वर्टिकल वाला गैप नहीं बताएगा, बिकॉज अगर किसी भी पर्टिकुलर पार्टिकल साइज के लिए ग्राफ वर्टिकल है मतलब वहां बहुत तेजी से परसेंटेज फाइनर चेंज हुआ है। अगर परसेंटेज फाइनर तेजी से चेंज हो रहा है इसका मतलब उस पार्टिकल साइज पे बहुत सारे सॉलिड्स प्रेजेंट है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर परसेंटेज फाइनर अगर बहुत तेजी से चेंज हुआ इसका मतलब क्या है? देयर आर मैनी सॉलिड्स इन ऑफ सेम साइज, ऑफ सेम साइज। तो अगर वर्टिकल है तो बहुत सारे सॉलिड्स हैं, इन्फिनाइट सॉलिड्स हैं। और इन्फिनाइट तो खैर नहीं हो सकते किसी सॉइल में है कि अगर यहाँ पर तो हो सकता है जैसे मान लीजिए मेजोरिटी बहुत सारे अगर सॉलिड्स एक ही पर्टिकुलर साइज के हो तो ग्राफ कुछ इस तरह का चलेगा, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं आपका हॉरिजॉन्टल ग्राफ आ रहा है इसका मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर साइज से लेकर इस साइज तक की सॉलिड्स मिसिंग है। वैसे ऐसा ग्राफ तो बन नहीं पाता है एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकली, तो ग्राफ कुछ बनता है इस तरह का, ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है ना। ये भी कोई जरूरी नहीं है हम एकदम वर्टिकल रहे, कुछ इस तरह का ग्राफ बन सकता है। अब अगर इस तरह का ग्राफ बन रहा है तो यहाँ पर बात को ध्यान से समझिए, ये दिख रहा है हॉरिजॉन्टल पोर्शन, है ना। इस रेंज के सॉलिड्स मिसिंग है, इस रेंज के सॉलिड्स क्या है? मिसिंग है। तो अगर गैप बोला जा रहा है तो गैप का मतलब है कि उस रेंज में सॉलिड्स नहीं है। तो अगर उस रेंज में सॉलिड्स नहीं है तो परसेंटेज फाइनर भी चेंज नहीं करना चाहिए और ग्राफ को बनना चाहिए हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो आई होप शायद आंसर मिल चुका है। यहाँ पर आंसर क्वेश्चन का क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर ए। बट हाँ, मैंने इस क्वेश्चन के साथ साथ ही आपको दूसरे तरह की जो सॉइल होती है उनके लिए भी ग्राफ कैसा बनता है वो भी समझा दिया है। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। बोलता है 2019 का कि भाई इन सॉइल इंजीनियरिंग वॉल्यूमेट्रिक रिलेशनशिप दैट डिफाइंस पोरोसिटी इज। भाई पोरोसिटी का सिंपली फॉर्मूला पूछ रहा है, हम सभी जानते हैं, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ। लेकिन देखिए यहाँ पर भी दिख रहा है टोटल वॉल्यूम और इधर भी टोटल वॉल्यूम दिख रहा है। टोटल वॉल्यूम का मतलब होता है भैया सॉइल का वॉल्यूम, है ना। लेकिन अगर मैं चेक करता हूँ सी में तो बोला टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। सो ऑब्वियसली बात है सी सही है। लेकिन हाँ अगर मैं डी की बात करता हूँ तो डी में क्या लिखा है? वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ये ईटा नहीं होता बल्कि ये होता है ईटा ए। ठीक है, अच्छा सेकंड क्या बोल रहा है? वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ये जो बी लिखा है ना, volume of water to the volume of void, that is nothing but that is the degree of saturation। ठीक है, इन द सेम वे ए जो बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ये होता है ई। ठीक है, तो एक्चुअली फर्स्ट ऑप्शन ई की डेफिनेशन दिया है, दूसरा ऑप्शन एस की डेफिनेशन दिया है, थर्ड ऑप्शन ईटा की डेफिनेशन दिया है, फोर्थ ऑप्शन दिया है डेफिनेशन ऑफ ईटा ए। हमें पूछा गया था पोरोसिटी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं मूव करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 का है। बोलता है कि भैया एक सेचुरेटेड सॉइल सैंपल है जिसका ड्राइड यूनिट वेट कितना है? 18,000 और 2.65 इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है, मतलब जी की वैल्यू दे दी गई है 2.65, गामा डी की वैल्यू दे दी गई है 18,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब और गामा ऑफ वाटर दे दिया गया है 9810 किलो सॉरी दैट इज न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में होती वैल्यू। पूछता है कि भैया वाटर कंटेंट की वैल्यू क्या होगी, लेकिन इस चीज का ध्यान रखिएगा कि सॉइल कैसी है? सेचुरेटेड, मतलब एस की वैल्यू क्या है? 1 है।
तो अगर एस की वैल्यू 1 होगी तो उसमें वाटर कंटेंट कितना होगा ये पूछ रहा है। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, फॉर्मूला आप सबको पता है, गामा डी इज इक्वल टू भी होता है जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + ई। लेकिन देखिए अगर सेम सॉइल है और उसका वॉइड्स चेंज नहीं हुआ है ना, तो इवन सेचुरेटेड में भी वॉइड्स वही रहेंगे। और अगर सेचुरेटेड में मैं वॉइड्स की बात कर रहा हूं तो वॉइड्स होते किसके बराबर हैं, डब्ल्यू जी अपॉन एस के बराबर। सेचुरेटेड सॉइल होती तो उसमें एस की वैल्यू 1 हो जाती, मतलब ये फॉर्मूला बन जाता जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + WG। यस और नो। तो इस फॉर्मूले में चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं। 18,000 इज इक्वल्स टू बी, क्या लिख दूं, जी की वैल्यू दैट इज 2.65 इंटू 9810 डिवाइडेड बाय 1 + W की वैल्यू निकालनी है और जी की वैल्यू मेरे को पता है 2.65 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2.65 इंटू 9810 करना है। अगर एग्जैक्टली 10,000 ले लेता, मतलब 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब ले लेता, तो वैल्यू आ जाती है 26500। ठीक है, बट एक्चुअली यहाँ पर क्योंकि 2.65 इंटू 9810 कर रहा हूं, मैं मान लेता हूँ इसकी वैल्यू आ जाएगी 26,000, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 1 + W इंटू 2.65 इज इक्वल्स टू बी 26,000 डिवाइडेड बाय 18,000। फर्दर इसको लिखते हैं 1 + W इज इक्वल्स टू बी, अच्छा W इंटू 2.65 भी है भैया, वो भी ध्यान रख लेना, गलती से भी भूल ना जाओ, है ना। तो यहाँ पर मैं 1 को हटा देता हूँ, उस तरफ ले जाता हूँ, क्या कर दूं, 26 डिवाइडेड बाय 18 दैट इज 13 डिवाइडेड बाय 9, क्या लिख दूंगा इसको एज 13 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 1, है ना। तो W इज इक्वल्स टू बी क्या बच जाएगा, देखिए 4/9, 4/9 इंटू 2.65। अब देखिए अगर मैं बात करता हूं यहां पर किसकी, 2.5 इंटू 9 की बात कर लेते हैं। अभी 2.65 दिया है, 2.5 इंटू 9 क्या होगा, तो 18 + 4.5 दैट इज 22.5, है ना। लेकिन 22.5 से ऑब्वियस सी बात है वैल्यू ज्यादा आएगी, बिकॉज ये 2.5 नहीं है, 2.65 है। तो अगर 22.5 से थोड़ी वैल्यू ज्यादा लिख दूं तो ये मैं मान लेता हूं दैट इज अप्रोक्सीमेटली 24, है ना। और ये कुछ और नहीं बल्कि ये हो जाएगा 1/6। अब 1/6 की वैल्यू क्या होती है, 0.16666, है ना। तो यहाँ पर देख लो जरा 16.66 के आसपास कौन सा परसेंट दिख रहा है, दैट इज 17%, है ना। तो आंसर यहाँ पर लिख देता हूँ दैट इज 0.17। ठीक है, तो ऑप्शंस देखो एग्जैक्टली आप आंसर नहीं निकाल पाओगे, अप्रोक्सीमेशन ही करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है भैया द मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट इज। देखिए कोई भी अगर मेथड एक्यूरेट बोला जा रहा है, कोई भी मेथड को अगर मैं एक्यूरेट बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या है, उसके एक्यूरेट होने का सिंपल से कुछ कारण होंगे, कुछ रीजंस होने चाहिए। क्या, सबसे पहली बात कि जो कंडीशंस है वो कंट्रोल्ड रहनी चाहिए, कंडीशंस शुड बी कंट्रोल। कोई भी टेस्ट अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक्यूरेट है, इसका मतलब क्या है कि पहली चीज तो भैया वो कंडीशंस कंट्रोल्ड होनी चाहिए, दूसरी चीज वो कंडीशंस वैसी होनी चाहिए जैसी हम चाहते हैं, जैसी होनी चाहिए। मतलब जो कंडीशंस है वो कैसी होनी चाहिए, आइडियल कंडीशंस होनी चाहिए। अब देखो कंडीशंस अगर मैं कंट्रोल करने की बात करता हूं तो सैंड बाथ मेथड में आप रेत के अंदर सॉइल के कंटेनर को गर्म करते हो सकता है कहीं से वो ज्यादा हो जाए, हो सकता है कहीं से वो कम गर्म हो, है ना। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म हीटिंग होती है, ये मेथड ज्यादा प्रेफर नहीं किया जा सकता एज ए एक्यूरेट, बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेट मेथड कहलाया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड मेथड की बात करते हैं, इसमें आप क्या करते हो, एसिटिलीन गैस जो रिलीज होती है बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड एंड वाटर, उसको आप इकट्ठा करते हो और नोट डाउन करते हो दैट व्हाट इज द प्रेशर चेंज। बट इसमें एरर्स होने की चांसेस इसलिए हैं क्योंकि कोई जरूरी नहीं है सिर्फ एसिटिलीन गैस ही प्रोड्यूस हो सकता है कोई दूसरी गैस प्रोड्यूस हो जाए, है ना। तो क्योंकि मैं यहाँ पर चेंज इन प्रेशर को हम लोग बोलते हैं कि भैया वो वाटर कंटेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बट चेंज इन प्रेशर कैन ऑल्सो बी ड्यू टू, कैन ऑल्सो बी ड्यू टू सम अदर गैसेस, है ना। तो कोई जरूरी नहीं है कि भैया जो वहां पर गैस प्रोड्यूस हुई हो एसिटिलीन ही हो और एसिटिलीन पानी के साथ कंबाइन करके ही बनी हो, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर एरर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रेडिएशन मेथड की बात कर ले तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, रेडिएशन मेथड में हम लोग हीटिंग करते हैं और हीटिंग करते हुए नोट डाउन करते हैं, बट कोई जरूरी नहीं यहाँ पर, क्यों,
कि टेम्परेचर इज नॉट कंट्रोल्ड। ठीक है, आप यहाँ पर ये देखते हो कि भैया कब वेट ऑफ सैंपल कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन हो सकता है भैया कि वहां पर वेट ऑफ सैंपल कुछ ज्यादा टेम्परेचर जाने पे कांस्टेंट हो। कुछ ऐसे सॉलिड्स हो सकते हैं जो कि बहुत जल्दी वॉलेटाइल हो गए हो आपकी सॉइल में, तो ऑब्वियसली बात है आपने तो टेम्परेचर बढ़ाते गए कब तक, कि जब तक आपका वेट कांस्टेंट ना हो जाए। लेकिन क्योंकि आप टेम्परेचर नोट डाउन नहीं कर पा रहे थे, हो सकता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड, हो सकता है 110 डिग्री सेंटीग्रेड, हो सकता है 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाके वेट कांस्टेंट हो। तो क्योंकि यहाँ पर आपको एग्जैक्टली नहीं पता है कि टेम्परेचर क्या हो गया है जब वेट कांस्टेंट आया है, इसलिए ये मेथड भी अब एक्यूरेट हम नहीं बोल सकते हैं। मेथड एकमात्र जो मोस्ट एक्यूरेट बोला जाता है दैट इज ओवन ड्राइंग मेथड, क्योंकि इसमें आप एग्जैक्टली टेम्परेचर नोट डाउन कर सकते हो। जैसा मैंने आपको बोला, कंडीशंस कंट्रोल होनी चाहिए। तो भैया क्या टेम्परेचर मेंटेन करना है ये आपको पता है ओवन में, है ना ही रेडिएशन मेथड में पता है टेम्परेचर कितना है, ना ही आपको सैंड बाथ मेथड में पता है कि टेम्परेचर कितना, और कैल्शियम कार्बाइड में तो आप प्रेशर चेंज नोट कर रहे हो, जो कि एक अलग ही बात होगी कि भैया प्रेशर बढ़ रहा है क्यों, क्योंकि एक गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो क्या पता उसके अलावा भी कोई गैस बन जाए, हो सकता है पानी के अलावा कोई दूसरी रिएक्शन हो रही हो वहां पर जिसके कारण गैस बनी थी। इसलिए बाकी सारे मेथड्स अप्रोक्सीमेट है, एक्यूरेट यहाँ पर बोल सकते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ ओवन ड्राइंग मेथड ही है। दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है भैया सबमर्ज्ड यूनिट वेट इज, ये सबमर्ज्ड वेट ऑफ अ सॉइल सॉलिड्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर बात करूं किसी भी एक सैचुरेटेड सॉइल को अगर मैं डुबा दूं, सैचुरेटेड सॉइल को मैंने क्या कर दिया, डुबा दिया, किसके अंदर डुबा दिया, पानी के अंदर डुबा दिया। लेट अस सपोज कि ये सॉइल का एक सैंपल था ऑफ 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम। ठीक है, तो क्या होगा कि सर जब ये डूबेगा ना तो इस पर एक्ट करेगा यहाँ पर कुछ बॉयंट फोर्स। क्या एक्ट करेगा, बॉयंट फोर्स, जबकि इसी पे कुछ एक्ट कर रहा था इसका वेट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना। लेकिन अगर मैं अब आपको पूछता हूँ भैया वेट कितना होगा, तो दैट विल बी गामा सैचुरेटेड इनटू वॉल्यूम, है ना। और बॉइंट फोर्स कितना होता है, दैट इज इक्वल टू बी नथिंग बट दैट इज इक्वल टू बी गामा ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। ठीक है ना, बॉइंट फोर्स किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू बी द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, या फिर वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड भी बोल सकते हो। ये वाला वॉल्यूम किसका है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉइल। लेकिन मजे की बात यह है कि जितनी भी सॉइल है वो अपने खुद के वॉल्यूम के बराबर वाटर को डिस्प्लेस करती है। इसीलिए जब मैं यहाँ पर नेट और इफेक्टिव वेट लिखूंगा तो इफेक्टिव वेट क्या आएगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन, है ना। दोनों किसका, तो भैया दिख रहा है यहाँ पर एक तो गामा सैचुरेटेड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉइल, है ना, और दूसरा अपर डायरेक्शन में क्या दिख रहा है, गामा डब्ल्यू इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अब वॉल्यूम ऑफ सॉइल को कि मैंने 1 यूनिट लिया है, या फिर अगर मैं यहाँ पर यूनिट वेट निकाल लेता हूं तो यूनिट वेट मतलब क्या है, दैट इज नथिंग बट दैट इज पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया जाए तो ये फॉर्मूला बन जाएगा एज गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू। ठीक है, और ये फॉर्मूला किसका है, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ गामा सबमर्ज। तो ये फॉर्मूला सभी ने पढ़ा है, लेकिन जब ये फॉर्मूला पढ़ते हैं उसका डेरिवेशन देखते हैं तब डेरिवेशन में क्या एज्यूम करते हैं कि सॉइल पर लग रहा होगा क्या, बॉयंट फोर्स। अब अगर बॉयंट फोर्स की बात कर रहे हैं तो इसीलिए ये सबमर्ज्ड यूनिट वेट का ही दूसरा नाम क्या पड़ जाता है, दैट इज बॉयंट यूनिट वेट। दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, ग्लेशियल डिपॉजिटेड सॉइल इज। ग्लेशियर्स मतलब हम सभी जानते हैं कि भैया बहुत कम टेम्परेचर हो तो जो बहती नदी है वो जम जाएगी, फ्रीज कर जाएगी। बड़े बड़े चंक्स हो सकते हैं आइस के जो कि वाटर के साथ फ्लो कर रहे होंगे, और वो जब फ्लो करते हैं बहुत धीरे धीरे फ्लो करते, हो सकता है अपने साथ साथ सॉइल भी ट्रांसपोर्ट कर दे। ऐसी सॉइल जो कि ग्लेशियर के कारण ट्रांसपोर्ट होती है उसको बोलते हो आप एज द ग्लेशियल सॉइल। ठीक है सर, लेकिन ये जो ग्लेशियल सॉइल है ये क्या होती है, ये एक्चुअली ट्रांसपोर्टेड बाय ग्लेशियर्स होती है, दिस इज ट्रांसपोर्टेड बाय ग्लेशियर्स होती है। लेकिन भैया बात को समझिएगा जरा, यहाँ पर जब ग्लेशियर मूव कर रहा था धीरे 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 मूव करता है, बहुत ही स्लो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है ये, जिस कारण से धीरे धीरे क्योंकि ये प्रोसेस हो रहा है, अगर इसमें वेदरिंग हुई तो उसके कारण सारे सॉलिड्स बहुत छोटे 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 इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, जिसके कारण मोस्टली ये जो सॉइल होती है कैसी होती है,
यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल बन जाती है ना। तो कई बार पूछा जा सकता है आपको कि भैया ये जो हमारी सॉइल है कौन सी वाली, ग्लेशियल सॉइल, वो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड होती है कि पुअरली ग्रेडेड होती है कि वेल ग्रेडेड होती है? आंसर क्या होगा? यूनिफॉर्मली ग्रेडेड होती है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात इसके अलावा अगर मैं ग्लेशियर्स की बात करूं तो ग्लेशियर के सॉइल को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या हुआ था, धीरे धीरे मूव कर रहा था, इसलिए कई बार इसी का दूसरा नाम क्या पड़ जाता है, एज द ड्रिफ्ट सॉइल। क्या बुला लिया जाता है इसको? एज द ड्रिफ्ट सॉइल। धीरे धीरे फ्लो हुआ था ना। ठीक है। अच्छा, जो ड्रिफ्ट या फिर ग्लेशियल सॉइल है इसके भी दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है जिसमें कोई स्ट्रैटिफिकेशन नहीं हुआ, no stratification of soil is taking place at the deposited location because वहां पर डायरेक्ट डिपोजिशन हुआ होगा। जो भी हमारा ग्लेशियर था डायरेक्टली ले जाकर वहां पर हमारी सॉइल को डिपॉजिट कर दिया, क्योंकि वहीं जाकर आपका जो ग्लेशियर था वो पिघल गया। ठीक है सर। अच्छा, वहीं इसके अलावा दूसरा जो हो सकता है वो धीरे धीरे बारी बारी से जाके वहां पर सॉइल डिपॉजिट होती गई है, एक के बाद एक के बाद एक, स्लो टाइम टेकिंग प्रोसेस में धीरे धीरे जाता है, जैसे जैसे पानी या फिर ग्लेशियर अपने साथ साथ कुछ 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 सॉइल लेकर जाता है। तो क्योंकि यहाँ पर इंटरवल्स में एक के बाद एक सॉइल आ रही थी, ऐसी सॉइल कैसी बन जाएगी? दैट विल बी स्ट्रैटिफाइड सॉइल। ठीक है, दैट विल बी द स्ट्रैटिफाइड सॉइल। ठीक है। अच्छा, ये जो स्ट्रेटिफाइड सॉइल है जो कि बारी बारी से एक के बाद एक आने का बाद डिपॉजिट हुई है, इसी को कई बार बोल दिया जाता है एज द स्ट्रेटिफाइड ड्रिफ्ट। क्या बोल दिया जाता है? एज द स्ट्रेटिफाइड ड्रिफ्ट। बट वहीं अगर मैं बात करता हूं किसकी, जो डायरेक्टली डिपॉजिट हुई है एक ही बार में, उस सॉइल की बात करें अगर, तो वो सॉइल को बुलाया जाता है एज टिल सॉइल। दैट इज नोन एज टिल सॉइल। ठीक है। तो यहां पर अगर मैं चेक करूं तो टिल सॉइल इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ ग्लेशियल सॉइल। टिल सॉइल के अलावा दूसरी टाइप ऑफ सॉइल भी हो सकती है जो कि स्ट्रैटिफाइड फॉर्म में है ना। इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही तरह का डिपोजिशन हुआ होता है। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिपोजिशन बाय द ग्लेशियर्स हो सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर अगर मैं ग्लेशियल सॉइल का नाम देना चाहता हूं, अब जरा ऑप्शन को जरा चेक करिए। लुईस सॉइल इज नथिंग बट दैट इज अ विंड ब्लोन सिल्ट, है ना। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये ट्रांसपोर्ट हुई है बाय द विंड। इसको तो कभी भी आपको टिक नहीं करना है क्योंकि आपको पूछा जा रहा है विच इज ट्रांसपोर्टेड बाय ग्लेशियर्स। बचता है यहाँ पर ड्रिफ्ट और टिल, जिसमें कंफ्यूजन है। फिर भी उसके पहले सी को भी निपटा देते, बिकॉज टेलस सॉइल इज ऑल्सो नोन एज कॉलुवियल सॉइल। ठीक है, कॉलुवियल सॉइल मतलब क्या है? दैट इज ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी। दैट इज ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी। तो इसका भी खेल यहाँ पर खत्म हो जाता है क्योंकि ये भी ग्लेशियर्स ने ट्रांसपोर्ट नहीं करी है। ग्लेशियर्स के कारण ट्रांसपोर्टेड दो सॉइल बचती है, एक तो टिल और दूसरी है ड्रिफ्ट। अब सवाल यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आएगा, सर ये तो दो बातें हो गई और दो ऑप्शन तो सही हो नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है। तो आपको इन दोनों में से ज्यादा अप्रोप्रिएट जो होगा आपको उसको टिक कर देना है। तो कौन सा ज्यादा अप्रोप्रिएट है? देखिए, टिल इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ ड्रिफ्ट सॉइल। यस और नो? जैसा मैंने अभी आपको बताया, ड्रिफ्ट सॉइल क्या है, उसके भी दो भाग थे, एक तो टिल सॉइल के और दूसरा स्ट्रेटिफाइड या फिर स्ट्रेटिफाइड ड्रिफ्ट था, है ना। तो यहाँ पर टिल इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट में सभी तरह की ग्लेशियल सॉइल आ जाएगी। तो ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या आंसर हो गया? दैट इज ड्रिफ्ट। ठीक है, तो आंसर क्या है? अप्रोप्रिएट, दैट इज ड्रिफ्ट। ठीक है। हाँ, आप बोलने को ये भी बोल सकते हो टिल सॉइल भी तो सर आंसर हो सकता था भाई, तब आंसर होता जब ऑप्शन में ड्रिफ्ट ना होता। ठीक है। तो अगली बार जब क्वेश्चन आएगा और अगर मान लीजिए आपके ऑप्शन में ड्रिफ्ट नहीं है, टिल है, तो आप टिल पर टिक करिएगा। सारी बातें समझ लीजिए, क्योंकि देखिए आप जब किसी बुक से उठाकर क्वेश्चंस करते हो ना, तो वहां पर गलती तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन एक कमी होती है कि भाई आपको सारे ऑप्शंस वहां पर डिस्क्राइब्ड नहीं मिलते और किस केस में आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना चाहिए उस तरह से नहीं समझाया जाता है। तो वो जरूरी है क्योंकि अगली बार एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, कुछ थोड़ा मॉडिफाइड आएगा, है ना। तो जो क्वेश्चन अभी आप कर रहे हो भैया, ये वाला जरूरी थोड़ा ना ये कि ये उठकर आ जाएगा सेम ऑप्शन के साथ। हो सकता है अगली बार ऑप्शन में ड्रिफ्ट ना हो, सिर्फ टिल हो, तो टिल पर टिक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोलता है, 2019 का है। दैट अ सॉइल सैंपल फ्रॉम द फील्ड has a specific gravity of 2.5 and the void ratio of
0.75। फिर पूछता है दैट द वाटर कंटेंट टू मेक द फुल्ली सेचुरेट द सॉइल, मतलब एस की वैल्यू 1 हो जाने के कारण होने पर वाटर कंटेंट कितना होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मूला आप सबको पता है, दैट इज एस ई इज इक्वल टू बी डब्ल्यू जी। इस फॉर्मूले पे बेस पहले भी बहुत सारे न्यूमेरिकल हमने किए हैं। एस की वैल्यू 1 पुट कर देता हूं, ई की वैल्यू को मैं पुट कर देता हूं एज 0.75, डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है, जी की वैल्यू है 2.5, तो W की वैल्यू आ जाएगी 0.75 डिवाइडेड बाय 2.5, 25 इंटू 3 75 होता है, मतलब ये वैल्यू आ जाएगी 0.3, या फिर परसेंटेज में लिख रहे हो तो 30% लिख दीजिए। 30% इज एक्जैक्टली गिवन इन योर ऑप्शन नंबर बी। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, कैलकुलेशन में कोई टाइम नहीं लगने वाला था इधर। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर बोलता है 2019 का, दैट विच ऑफ द मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी इन द लैब। देखिए सबसे पहला नाम दिया गया है पिक्रोमीटर, ये यूज किया जाता है फॉर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स एज वेल एज फॉर द वाटर कंटेंट। सैंड बाथ मेथड यूज किया जाता है ओनली फॉर वाटर कंटेंट। ठीक है, अगला रेडिएशन मेथड भी वाटर कंटेंट के लिए ही यूज किया जाता है ना। हाइड्रोमीटर मेथड यूज किया जाता है फॉर द पार्टिकल साइज एनालिसिस। अब फिलहाल मेरे को यहाँ पर इतना एनालिसिस करने का नहीं बोला गया था, क्वेश्चन एग्जाम है अगर, तो वहां पर ऑब्वियसली बात है एक ऑप्शन पे टिक करना है, कौन सा आंसर आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा फॉर द स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बड़ा भारी भरकम सा अच्छा सा न्यूमेरिकल देखने को मिल रहा है 2019 में। कुछ टेबल दिया है, एक में वॉल्यूम लिखा है, एक में वेट लिखा है। देखिए इधर वॉल्यूम लिखा है और इधर लिखा है वेट। ठीक है, एयर वाटर और सॉलिड तीनों का ही। सबसे पहला स्टेटमेंट 1 बोलता है क्या, दैट सॉइल इज पार्शियली सैचुरेटेड विद द डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो भैया पहला डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकाल लेते हैं, दैट इज नथिंग बट दैट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, है ना। अब देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना दिया गया है, वाटर का वॉल्यूम है 0.3, है ना, और वॉइड्स क्या होते हैं, दैट आर एयर प्लस वाटर, दैट इज 0.3 प्लस 0.2, यस और नो। सो इसको मैं लिख सकता हूं 0.3 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू बी 60%। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि भैया S1 जो स्टेटमेंट 1 है वो तो एकदम सही है ना। सेकंड देखते जरा क्या बोलता है, वॉइड रेशियो की वैल्यू पूछ रहा है। तो भैया वॉइड रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। भाई वॉइड्स कितने हैं, तो मैंने अभी अभी वॉल्यूम निकाल लिया, दैट इज एयर प्लस वाटर, और सॉलिड्स ऑलरेडी दिया हुआ है एज 0.5, रेशियो निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू बी 100%, जो कि ऑब्वियसली बात है सेकंड स्टेटमेंट को गलत कर देता है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, थर्ड क्या बोलता है, थर्ड बोलता है वाटर कंटेंट की वैल्यू, दैट इज वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड्स। अभी देखो वेट ऑफ वाटर कितना है, दैट इज इक्वल टू बी और 0.3, और सॉलिड्स कितने हैं, दैट इज 1 ग्राम। तो ऑब्वियसली बात है ये वैल्यू आ गई 30%, जो कि एग्जैक्टली मैच कर रही इन योर स्टेटमेंट 3। फोर्थ अब जरा स्टेटमेंट देखो जरा क्या बोलता है, गामा सैचुरेटेड। गामा सैचुरेटेड क्या होगा सर, दिस इज नथिंग बट दिस इज द वेट ऑफ सॉइल व्हेन सॉइल इज सैचुरेटेड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए सॉइल सैचुरेटेड होती, इसका मतलब कि ये जो हवा है वो नहीं होती, है ना। अगर ये हवा है अभी फिलहाल, इसका मतलब क्या है, सॉइल इज अनसैचुरेटेड। अगर हवा की जगह पूरा का पूरा पानी आ जाता तो सर पानी का वेट बढ़ जाता। अभी फिलहाल 0.3 सेंटीमीटर क्यूब के लिए वेट ऑफ वाटर कितना है, 0.3। तो इसका मतलब अगर मान लीजिए पूरे के पूरे वॉइड्स में पानी ही होता तो वेट ऑफ वाटर कितना होता, टोटल वॉल्यूम कितना है वॉइड्स का, दैट इज 0.5। पूरे 0.5 वाला अगर वाटर होता तो वाटर का मास हो जाता 0.5 ग्राम। ठीक है, तो वाटर का मास हो गया 0.5, सॉलिड्स का मास कितना है, दैट इज 1 ग्राम। तो ये हो गया टोटल मास अगर सॉइल सैचुरेटेड होती तो, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉइल तो सेम रहता। तो भैया वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्या होता है, इन तीनों का समीशन कर लीजिए, दैट इज 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.5, दैट इज इक्वल टू बी 1 cc। ठीक है, तो ये आ गया 1.5 ग्राम पर cc। बड़ी आसानी से आंसर आ गया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आप लोग हो सकता है SF4 को गलत टिक कर दी, क्यों, क्योंकि हो सकता है जल्दीबाजी में आप बोल दे अरे यार गामा सैचुरेटेड नहीं गामा बल्क निकालना था। अगर आपने जल्दीबाजी में गामा बल्क निकाला होता, है ना, वैसे वो पूछा नहीं था, तो गामा बल्क मतलब क्या है, प्रेजेंट जो भी स्टेट है उसका गामा। तो प्रेजेंट स्टेट में अभी फिलहाल देखो टोटल वेट कितना है, दैट इज 1 प्लस 0.3, ये है टोटल वेट प्रेजेंट स्टेट का, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना है 1,
दैट इज इक्वल टू बी 1.3 ग्राम पर सीसी। तो आप यहां पर हो सकता है गामा बल्क निकालकर आप बोल दे अरे यार S4 तो गलत है। नहीं भाई, S4 में पूछा गया था गामा सेचुरेटेड, और जो गिवन सॉइल है वो सेचुरेटेड नहीं थी, आपको सेचुरेट उसको बनाकर वेट लिखना था। ठीक है, तो आंसर यहां पर हमारा S4 भी सही है, S1, S3 और S4 सही, मतलब आप टिक करोगे ऑप्शन नंबर डी पर। तो आसान था वैसे ये क्वेश्चन, लेकिन हाँ थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा टाइम डिमांड करता था। और ये जो इस तरह के क्वेश्चंस है ना, वो आप तभी कर पाओगे जब आपका एग्जाम में टाइम कुछ बचेगा। अधिकतर स्टूडेंट के साथ तो ये दिक्कत है कि वो टाइम बचता ही नहीं उनके पास कि इस तरह के क्वेश्चन वो कर पाए। थोड़ी सी कैलकुलेशन में टाइम देना पड़ता है तो घबरा जाते, परेशान हो जाते, बोलते अरे यार बहुत कैलकुलेशन वाला पेपर था। अरे मेरे भाई, इतना क्यों आप टाइम एकदम कम लेकर चल रहे थे, है ना। थोड़ा सा कुछ सब कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है टाइम ज्यादा लग जाए, तो थोड़ा टाइम गैप रखो, कुछ क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर लो, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए टाइम बच जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोलता है, दैट द वॉइड रेशियो इज डिफाइंड एज, भैया वॉइड रेशियो का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो देखो टोटल वॉल्यूम टू द टोटल वॉइड्स, ऑब्वियस सी बात है, ये तो कुछ और नहीं बल्कि ये होता है इनवर्स ऑफ ईटा। ठीक है, फिर बोलता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, सर ये हो जाता है इनवर्स ऑफ ई। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम, दैट इज नथिंग बट दैट इज पोरोसिटी, और ये है आपका ई। पूछा गया था ई, दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन अ सॉइल टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। सर वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है आपको कि कितने फ्रैक्शन ऑफ वॉइड्स में पानी भरा है ना। और ये फ्रैक्शन को कुछ और नहीं बल्कि आप बुलाते हो एज द डिग्री ऑफ सेचुरेशन। इसी फ्रैक्शन को क्या बुलाते हो, एज द डिग्री ऑफ सेचुरेशन। अच्छा, इसी का एक काउंटर पार्ट है, दैट इज एयर कंटेंट, जो कि बताता है कि वॉइड्स का कितना फ्रैक्शन हवा का है। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है, तो कितना फ्रैक्शन हवा का है वॉइड्स में, इसके बारे में बताता है। एसी कितना फ्रैक्शन हवा का, सॉरी पानी का है वॉइड्स में, ये बताता है डिग्री ऑफ सेचुरेशन। दोनों का समीशन क्या होता है, इक्वल्स टू बी 1 फॉर ऑल द सॉइल। कोई भी स्टेट में हो सॉइल, हमेशा ही AC प्लस S की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो अभी फिलहाल आंसर मिल चुका है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इजीली यहाँ पर टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, बोलता भैया D10, D30, D60, जो भी उनका मतलब है पता है हम सबको। फाइनली पूछता है दैट कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या होगा। देखो सीसी का फॉर्मूला आप सबको मैंने पिछले सेशन में भी बताया है, और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी करके देखे थे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉर्मूला लिखवाया था, क्वेश्चन भी बताया था और इवन उसकी रेंज भी बताई थी, है ना। इसके अलावा सीयू का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज D60 अपॉन D10। ये किसके बारे में बताता है, ये बताता है अबाउट द स्लोप ऑफ द कर्व, और ये बताता है आपको अबाउट द रेंज ऑफ द सॉलिड्स पार्टिकल, सॉलिड्स साइज। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है दोनों का मतलब पता होना चाहिए, दोनों की वैल्यूज पता होनी चाहिए फॉर द वेल ग्रेडेड और फॉर द पुअरली ग्रेडेड सॉइल। काफी अच्छा डिस्कशन पहले ही वाले सेशन में हो चुका है, इसलिए अभी यहाँ पर फिलहाल इसके बारे में मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, बट फिलहाल आंसर मिल चुका होगा। आई होप आप लोगों को मैच करके इजीली आप आंसर देख सकते थे, दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, भैया बोलता है कि भैया हमारे पिताजी कौन है सॉइल मैकेनिक्स के। सॉइल मैकेनिक्स के पिताजी बड़े फेमस है, अधिकतर स्टूडेंट्स को पता होता है दैट द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स इज टाइटल्ड टू कार्ल तरज़ागी। ठीक है, कार्ल तरज़ागी की ऑब्वियसली बात है बहुत सारी थ्योरीज आप लोग पढ़ते हो, है ना। और 1925 में एक बुक निकाली थी इन्होंने, जिसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स सबसे पहले देने वाले बन गए थे कार्ल तरज़ागी। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर यूनिट फेज डायग्राम। यूनिट फेज डायग्राम क्या होता है देखिए, किसी भी अगर मैं सॉइल की बात करता हूं तो उसमें प्रेजेंट होते हैं कुछ सॉलिड्स, और सॉलिड्स का शेप कुछ भी हो सकता है, सॉलिड्स की साइज भी कुछ भी हो सकती है ना। तो कुछ इस तरह का हमारा सॉइल का स्ट्रक्चर हो सकता है। लेकिन सर हर बार ये जो पर्टिकुलर सॉलिड्स हैं, इन सॉलिड्स के अलावा इनमें प्रेजेंट हो सकता है कुछ पानी भी, है ना। इधर पानी भी प्रेजेंट हो सकता है। कितने वॉल्यूम में पानी है, कितने में हवा है, कितने सॉलिड्स है, ये सब समझने में काफी दिक्कत आ जाती है इस तरह के
स्ट्रक्चर को अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो। इसीलिए हम क्या करते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर में हम लोग सॉइल को ऑब्जर्व नहीं करते हैं, बल्कि जो 3 फेजेस है सॉइल के उनको सेपरेटली शो कर देते हैं। सबसे नीचे शो किया जाता है सॉलिड्स, क्योंकि वो सबसे भारी होंगे, और फिर उसके बाद शो किया जाता है वाटर को, और फिर उसके अलावा शो किया जाता है यहाँ पर सबसे ऊपर हवा को। जो हल्का वो ऊपर, जो भारी वो नीचे। ये जनरल टेंडेंसी है ना। तो बड़ी इजीली यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो भैया क्या फ्रैक्शन हमारे सॉलिड्स का, क्या फ्रैक्शन हमारी वाटर का है पूरी सॉइल में, है ना। दिस इज नोन एज फेज डायग्राम, दिस इज नोन एज फेज डायग्राम। अच्छा, ये जो पर्टिकुलर फिलहाल डायग्राम बनाया है, दिस इज योर 3 फेज डायग्राम, क्योंकि सॉइल कैसी है, सॉइल ऐसी है जिसमें पानी भी है और हवा भी है ना। तो ऐसी सॉइल होती है आपकी पार्शियली सेचुरेटेड। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी सॉइल होती ड्राई, तो ड्राई सॉइल में सिर्फ और सिर्फ एक सॉलिड शो किया जाता और साथ ही साथ शो किया जाता हवा। तो ये हो गई ड्राई सॉइल। इसी के अलावा हो सकता है आपकी सॉइल सेचुरेटेड हो, तो अगर सेचुरेटेड सॉइल है तो उसके अंदर भी सॉलिड्स के अलावा प्रेजेंट हो सकता है सिर्फ और सिर्फ वाटर। तो सेचुरेटेड हो या फिर अगर ड्राई सॉइल हो, इनके लिए बनता है 2 फेज डायग्राम। तो हो सकता है कभी आपको सवाल पूछ लिया जाए कि भैया 2 फेज डायग्राम किसके लिए बन सकता है, तो दैट कैन बी फॉर्म्ड फॉर द ड्राई सॉइल एज वेल एज फॉर द सेचुरेटेड सॉइल। तीसरी बात, एक और बोनस पॉइंट लेकर चले जाओ, क्योंकि ऑब्वियस बात है एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या सिंगल फेज डायग्राम पॉसिबल है, क्या सिंगल फेज डायग्राम पॉसिबल है, हाँ या ना। तो ऑब्वियस बात है सिंगल फेज डायग्राम इज नॉट पॉसिबल फॉर सॉइल। सॉइल की अगर बात कर रहे हो जहां तक, वहां तक तो सिंगल फेज डायग्राम पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स है, मतलब वो रॉक बन जाएगा। सिर्फ हवा है तो भैया हवा बोल दो, सिर्फ पानी है तो पानी बोल दो, उसको सॉइल थोड़ी ना बोलोगे। समझ में आ रही है। तो सॉइल के लिए तो एक्चुअली कभी भी सिंगल फेज डायग्राम पॉसिबल नहीं है। हाँ, 2 फेज और 3 फेज डायग्राम जरूर पॉसिबल है। सबसे ऊपर आता है हवा, फिर आता है वाटर और फिर आता है सॉलिड। पूछा यही गया था, टिक कर दिया अपन ने। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो 2020 का क्वेश्चन है। गामा दिया हुआ है सॉइल का, गामा बल्क है ये, ठीक है। कितना दिया गया है, 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और फिर वाटर कंटेंट इसके लिए दे दिया गया है 17%। फिर आगे बोलता है कि कैलकुलेट करो वाटर कंटेंट जब हमारी सॉइल 20 से 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब के यूनिट वेट वाली हो जाती है। अंग्रेजी में जो लिखा है ना उससे कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैंने डायरेक्टली हिंदी में आपको बोलकर समझाया है। क्या लिखा था क्वेश्चन, कैलकुलेट द वाटर कंटेंट इफ द सॉइल पार्टिकल राइज टू अ यूनिट वेट ऑफ 19। इसका मतलब यह है दैट इफ द वाटर कंटेंट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम द यूनिट वेट ऑफ 20 टू 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, देन व्हाट विल बी द वाटर कंटेंट। ठीक है। तो आपको क्या पूछ रहा है कि अगर गामा बल्क यहां पर कितना होता है 19, तो उस केस में वाटर कंटेंट कितना होता अगर वॉइड रेशियो सेम है तो। ठीक है सर, बात सुनो जरा। एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, गामा डी इज इक्वल टू बी गामा अपॉन 1+W, याद है कुछ। हाँ सर, अगर मान लीजिए E इज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर सॉइल, सॉइल्स तो चेंज नहीं होते हैं, देन गामा डी विल रिमेन सेम, विल रिमेन सेम, यस और नो। और सर अगर गामा डी सेम रह जाए तो मैं क्या लिख सकता हूं, गामा 1/1+W1 इज इक्वल टू बी गामा 2/1+W2। ठीक है। इसी को चलिए फटाफट यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। गामा 1 की वैल्यू पता है हमें, यहाँ पर 20 है, डिवाइडेड बाय 1 + 0.17, और अभी पूछ रहा है 19 के करस्पॉन्डिंग वाटर कंटेंट W जो आपको निकालना है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, दैट 1+W इज इक्वल्स टू बी और 1.17 इंटू 19 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है सर। अच्छा, इसी को लिख सकते हैं 1+W इज इक्वल्स टू बी, कैलकुलेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो इसको आप लिख सकते हो 1.17 इंटू 20 से डिवाइड करना है, तो एक काम करता हूँ 0.95 लिख देता हूँ इसको। ठीक है। क्या इतना प्रोडक्ट कर पाओगे आप लोग, कर लोगे शायद, है ना।
तो यहाँ पर मैं W की वैल्यू चलिए आपको बताता हूँ कैसे आएगी। 1 प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू बी, ये आ जाएगा देखिए 1.17 डिवाइडेड बाय सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 0.95, वैल्यू आ जाएगी अराउंड 1.15, है ना। तो 15 तो नहीं आएगी, और भी कम आएगी, ठीक है। सो ये और भी ज्यादा कम आएगी। देख लेते हैं कैलकुलेट करके एग्जैक्टली क्या आएगी। तो इसको मैं लिख देता हूँ 117 डिवाइडेड बाय 95, 5 का टेबल लगा लेते हैं। तो ये आ जाएगा अपना 23.4 डिवाइडेड बाय 19, है ना। इतना तो कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, डिवाइड नहीं करना था, मल्टीप्लाई करना था भाई, गड़बड़ कर रहे हो आप। डिवाइड नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो वो तो खैर आप लोग कर ही लोगे यार, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। तो ये हो जाएगा 8 और ये आ जाएगा 5, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 3 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 10। तो ये आ गया 5 1 1 1 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, और ऑब्वियसली बात है 1.1115 माइनस 1 मतलब ये आ जाएगा 11%, 11.15%, बड़ी आसानी से, है ना। तो खत्म कहानी, 11% दिख भी रहा है ऑप्शन में, दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या बोलता है, दैट द पोरोसिटी की वैल्यू इतनी इतनी है, तो बता दो वॉइड रेशियो की वैल्यू क्या होगी। भाई वॉइड रेशियो इज नथिंग बट दैट इज ईटा अपॉन 1 माइनस ईटा, दैट इज इक्वल टू बी 0.25 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.25। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एज 0.25 डिवाइडेड बाय 0.75, दैट इज इक्वल टू बी 1/3। 1/3 मतलब क्या हो जाएगा 33.33%, 34% दिख रहा है यहाँ पर इन योर ऑप्शन नंबर बी। टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्या बोलता है, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इन सिटू यूनिट वेट ऑफ अ नेचुरल सॉइल डिपॉजिट। भाई देखो, फील्ड पर जो गामा की वैल्यू निकाली जाती है उसके लिए कुछ अलग मेथड्स हैं। पहला मेथड कोर कटर मेथड है, जिसमें आप क्या करते हो, कोर को सॉइल के अंदर पेनिट्रेट करवाते हो और उसको सेफली बाहर निकालने की कोशिश करते हो अलॉन्ग विद द सॉइल, ठीक है। तो एक तो कोर कटर मेथड है जो कि अधिकतर हाईवे में ज्यादा यूज किया जाता है। दूसरा है सैंड रिप्लेसमेंट या फिर डिस्प्लेसमेंट मेथड, जिसमें आप क्या करते हो, एक पिट बनाते हो, पिट की सॉइल निकालकर उसका वेट ले लेते हो और उसके अंदर सैंड फिल करके देखते हो कि भैया कितनी सैंड भर गई, ताकि आपको वॉल्यूम ऑफ पिट मिल जाए, है ना। तो सैंड रिप्लेसमेंट मेथड भी है एक। तीसरा है यहाँ पर वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, जिसमें आपको क्या करना है, आपको सॉइल का वॉल्यूम निकालना है, जिसके लिए आप क्या करते हो, सॉइल के एक टुकड़े को वैक्स से लपेट कर पानी के अंदर डाल देते हो और ये चेक करते हो कि भैया कितना पानी डिस्प्लेस हो गया, क्योंकि जितना भी वाटर डिस्प्लेस होगा वो या तो वॉल्यूम होगा वैक्स का या फिर होगा वॉल्यूम ऑफ सॉइल। वैक्स आपने लपेटी थी, पता होती है आपको ऑलरेडी, इसीलिए आपको यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉइल मिल जाती है। चौथा यहाँ पर तरीका होता है दैट इज रबर बलून मेथड, जिसमें आप क्या करते हो, एक पर्टिकुलर पिट बनाते हो, सॉइल निकालकर उसका वेट ले लेते हो, लेकिन पिट का वॉल्यूम निकालने के लिए आप क्या करते हो, पिट के अंदर रबर बलून रख कर उसमें हवा, उसमें पानी फिल करके वॉल्यूम चेक करते हो कि भैया उस पिट का वॉल्यूम कितना है। तो ये चार मेथड जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, चार में से तीन दिए हुए दिख रहे हैं, कौन सा नहीं दिख रहा है, तो भैया ये ए जो है ना, ये ऑड वन आउट है, बिकॉज दिस इज एक्चुअली यूज्ड फॉर द वाटर कंटेंट, ठीक है। तो वाटर कंटेंट निकालने के लिए यूज होता है सैंड बाथ मेथड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लैकस्ट्रीन सॉइल आर दोस। लैकस्ट्रीन सॉइल एक्चुअली मिलती है लेक के बेड पे, ये मैंने खैर पिछले वाले सेशन में भी आपको बताया है, बट फिर भी देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में दिया है ट्रांसपोर्टेड बाय रिवर एंड स्ट्रीम्स, ऐसी सॉइल को बुलाया जाता है एज एल्यूवियल सॉइल। सी बेड में जो मिलती है सॉइल उसको बोला जाता है एज मरीन सॉइल। तीसरा, विंड के कारण जो ट्रांसपोर्ट होती है उस सॉइल को बुलाया जाता है एज एओलिन सॉइल। और लेक बेड्स में जो मिलती है सॉइल उसको बोला जाता है एज लैकस्ट्रीन सॉइल। चारों के मतलब बता दिए, चारों के नाम बता दिए। फिलहाल आपको लैकस्ट्रीन पूछा गया था, आंसर मिल चुका है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। देखो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूं, अगर मैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करता हूं एक सेशन में, मैं क्योंकि देखो एसएससी जेईई के क्वेश्चंस इजी होते हैं, इसलिए एक ही सेशन में ज्यादा क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। सेशंस में डिवाइड करने का सिर्फ एक ही रीजन होता है कि जब आप क्वेश्चन देख रहे हो इस वीडियो में, तो आप फुल अटेंशन के साथ वीडियो को देखें। ऐसा ना हो कि यार मैं बोलते जा रहा हूं, मैं करवाते जा रहा हूं क्वेश्चन को और आप वीडियो देख ही नहीं रहे,
तो बस यही अटेंशन आपका कहीं छूट न जाए, इसीलिए सारे क्वेश्चंस को एक ही सेशन में करवा देना मुझे सही नहीं लगता, और इसीलिए मैं सेशंस में क्वेश्चंस को डिवाइड करके करवाता हूं, है ना। तो एक सेशन में अगर मैं एसएससी जेई की बात करता हूँ, प्रीलिम्स के काफी इजी क्वेश्चंस होते हैं, इसीलिए एक सेशन में मेरा टारगेट होता है 20 to 25 क्वेश्चंस, ठीक है। तो उसी तरह से मैं नंबर ऑफ सेशंस में डिवाइड करता हूँ किसी भी चैप्टर को कि उस चैप्टर में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। अगर बहुत ज्यादा है तो 20 के ब्लॉक्स बना देता हूँ, सेशंस अलग अलग डिवाइड कर लेता हूँ। और अगर मान ले क्वेश्चन 27-28 ही है तो भैया एक ही सेशन में करवा दो, ये तरीका है। इस सेशन की अगर मैं बात करूं, खत्म नहीं हुआ है, अभी एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, सुन लीजिए। गैप ग्रेडेड सॉइल के बारे में बोल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इस सेशन में मैं बता चुका हूं आपको गैप ग्रेडेड सॉइल में क्या होता है कि सर बीच की कोई रेंज में सॉलिड्स नहीं होते हैं। इसका ग्राफ कैसा बनता है, तो ग्राफ भी आपको बता चुका था मैं, है ना। तो ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है, अगर मान लीजिए इस तरफ पार्टिकल साइज बढ़ रही है तो, ठीक है, पार्टिकल साइज अगर यहां जाने पे बढ़ रही है तो ऑब्वियसली बात है ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, जिसमें कुछ पोर्शन कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। क्यों? क्योंकि उस रेंज के सॉलिड्स मिसिंग है, इंटरमीडिएट रेंज के सॉलिड्स मिसिंग हो, दैट इज एग्जैक्टली रिटन इन योर ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन बड़ा आसान था और एक्चुअली इस सेशन से रिलेटेड था, है ना। तो फिलहाल सेशन को एंड करता हूं, बिकॉज ऑलरेडी इस सेशन में हो चुके 20 क्वेश्चन। इससे ज्यादा नहीं करवाऊंगा एक ही सेशन में, बिकॉज मैं चाहता हूं यार अटेंशन के साथ आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें। और सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, बल्कि जो एक्सप्लेनेशन वगैरह भी मैं दे रहा हूं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया उसका सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ सर, उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन और आ जाए वो मेरे से बन जाए, है ना। क्योंकि ये तो देखो, ये तो पुराने वाले क्वेश्चन है जो आ चुके हैं, दोबारा आएंगे कि नहीं आएंगे चांसेस कम है। हाँ, लेकिन इनके जैसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो कम से कम वो तो बन जाए सारे, यही आपका गोल होना चाहिए इन दीज सेशंस। चलिए फिलहाल सेशन एंड करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और नए कंसेप्ट्स और क्वेश्चंस के साथ। तब तक लगातार पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। हैप्पी इंजीनियरिंग।